हेलो, नमस्कार, वणक्कम। चैप्टर नंबर 12, हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान, जो कि आपकी किताब मल्हर का ये 12वां चैप्टर है। ओके, आपके पास ये किताब होगी तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे विस्तार से, हर एक शब्द का। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि इस बड़े बोर्ड पे पढ़ाओ। मेरे बड़े बोर्ड पर हिंदी ना पढ़ाने का कारण ये है क्योंकि मुझे लगा कि यहां पर मुझे वर्ड मीनिंग्स लिखने में ज्यादा सहायता मिलती है। वो बड़े बोर्ड पे वो सहायता नहीं होती है। इस वजह से जहां तक हिंदी का सवाल है, सिर्फ हिंदी के वीडियोस मैं पूरे शेयर स्क्रीन पे बना रहा हूं। बाकी सब्जेक्ट्स, हालांकि कुछ सब उसके 2-3 वीडियोस मैंने यहां पर किए थे, लेकिन अभी सारे वीडियोस बड़े स्मार्ट बोर्ड पर कर रहा हूं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। सो चलते हैं यात्रा पर। मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। जो लेखक हैं उनका यह कार्यक्रम बना है कि वे 15 जुलाई को दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, मुंबई से फिर नैरोबी जाते हैं 16 जुलाई को, और नैरोबी से 17 जुलाई को वो जाते हैं कहां पर? मॉरिशस में। तो इसका मतलब यह हुआ कि नैरोबी में उनको एक रात और 2 दिन कौन से? 16 जुलाई और 17 जुलाई रहने का मौका मिला। सो इधर से जाते समय नैरोबी, जो कि कीनिया में है, कि दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। तो उनका कहना है कि ये मेरा कार्यक्रम बना कि एक रात, यानी कि 16 और 17 जुलाई की बीच की रात, और 16 जुलाई का दिन और 17 जुलाई का दिन उनको नैरोबी में बिताने का मौका मिल गया। अतएव, अतएव का मतलब है देयरफॉर। ओके, इसमें ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके की मतलब आपको बताना जरूरी है। सो अतएव का मतलब है देयरफॉर। मन में ये लोभ जग गया। लोभ मतलब ग्रीड। ओके, सो आई फेल्ट ग्रीडी कि मैं मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात करनी चाहिए, बिकॉज कीनिया की वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, तो कीनिया की वाइल्ड लाइफ, जहां पर शेर काफी संख्या में पाए जाते हैं, तो उनको देखने का एक अलग सा एक रोमांच रहता है। तो उनको देखने की लालसा लेखक के मन में जागी। जहाज, यानी कि एरोप्लेन, दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव, अतएव जैसे मैंने कहा, देयरफॉर हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने के लिए निकल गए। तो वो पहले दिन ही नेशनल पार्क घूमने के लिए निकल पड़े ताकि वे शेरों का के दर्शन कर सके। नैरोबी की नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जो नेशनल पार्क है ये चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर और नेशनल पार्क में अंतर ये होता है कि चिड़ियाघर में आप पाएंगे, चिड़ियाघर मतलब जू, कि सभी जो बर्ड्स होते हैं या जितने भी पशु होते हैं उन सभी को केज में बांधा जाता है। नेशनल पार्क में क्या होता है, उनको खुले जंगल में छोड़ा जाता है ताकि उनको कहीं पर भी जा सकें, कहीं पर भी हंट कर सकें, कहीं पर भी घूम सकें। ओके, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। सो इट इज लाइक ग्रासलैंड्स, जिसमें पेड़ कम है लेकिन काफी सारी घास है। लेकिन जंगल में सर्वत्र सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं, लेकिन बीच में रोड भी हैं जहां पर जीप जा सकती हैं फॉर टूरिस्ट और पर्यटकों। पर्यटकों मीन्स टूरिस्ट। ओके, पर्यटक मीन्स टूरिस्ट की गाड़ियों उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी भी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। बट दे कुड नॉट स्पॉट एनी लायंस। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी, तो दूर से उन्होंने देखा कि 2 मोटरें एक जगह पर खड़ी हैं और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े रहे हुए थे। ओके, बंदर और लंगूर। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते थे। अतएव, यानी कि देयरफॉर, मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। तो क्योंकि बंदरों को मालूम था कि जितने भी पर्यटक आते हैं ये हमारे लिए कुछ फल, यानी कि केले वगैरह लेकर आते होंगे, बिस्कुट लेके आते होंगे, तो खाने को मिलेगा। तो जैसे ही कोई भी मोटर आती है उस पर एक तरह से धावा बोल देते थे बंदर और लंगूर। लंगूर है जो वो होता है जिसकी की पूंछ बहुत लंबी होती है, बंदर की पूंछ इतनी लंबी नहीं होती है। ओके, बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील, यानी कि बहुत दूर गाड़ी चलाने के बाद,
हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ उस पार्क में जो जो गार्ड्स होते हैं उनको मालूम होता है कि आज शेर कहां पर देखने को मिलेंगे, तो वो सीधे उनको वहां पर लेके गए 20 मील दूर पर। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा, कि आई विल नेवर फॉरगेट इट ऑल माई लाइफ। जन्म भर मीन्स मैं कभी भी पूरे लाइफ में मैं नहीं भूलूंगा। कोई 7-8 यानी कि 7 to 8 लायंस लेटे हुए थे, सोए हुए थे। लायन इन एनी केस इज अ लेजी एनिमल, किंग ऑफ द जंगल, राजा है, ओके, तो सोया रहता है, ओके। और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। सो 8-10 मोटरें उन शेरों को घेर कर खड़ी थी, उनकी फोटो लेने के लिए, उनकी वीडियो लेने के लिए, ओके, उनको देखने के लिए, ओके। तुरा ये कि सिंहों को ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी। तुरा का मतलब ये है, मुख्य बात ये है, इस शब्द का मतलब ये है कि द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, मुख्य बात ये है कि सिंहों को ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन है। अरे कौन है ये लोग जो आप मोटर में आए हैं, उनको कोई परवाह नहीं थी। देखना है देख लो, फोटो खिंचानी है खिंचा लो, वीडियो लेनी है ले लो, नो प्रॉब्लम, ओके, चलता है। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे, ऑब्वियसली शीशे चढ़ाकर बैठे पड़ेंगे, कहीं लायन अंदर आ गया तो। भीतर बैठे लोगों को और सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टिपात का मतलब होता है ग्लांस या गेज, उनकी तरफ देखा भी नहीं। इंग्लिश में बोले तो ग्लांस और गेज, दे डिड नॉट इवन लुक एट देम। मानो हम लोग तुच्छातिच्युत यानी कि सबसे इनसिग्निफिकेंट, दैट हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, ओके, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है हो, और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल ना हो, क्या उनके मुकाबले, आई मीन दे डोंट केयर हमारी तरफ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे, कि हम आधा घंटा वहां ठहर के देखते रहे उन शेरों को। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली। जमाई का मतलब क्या है, यौन, उबासी, काइंड ऑफ थिंग। एंड यू नो हाउ लायंस यौन, बड़ा मुंह खुलता है। दूसरे ने दे को ताना। दे को ताना मीन्स अंगड़ाई ली, जस्ट स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ। मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई, बट हमारी तरफ नहीं देखा। हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए। खरपात का मतलब है अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स, ओके। खरपात का मतलब है वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स, ओके। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, ओके। तो दूर मेनी डियर वर बीइंग सीन, ओके। हिरन मतलब डियर, जिनको की पीछे पड़ के मार के खाते हैं कौन, ये लायन। जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। तो जिराफ को तो दूर से देख सकते हैं ना, वो बेवकूफ की तरह लंबा सा खड़ा था अकेला, ओके। तो ही इज ट्राइंग टू बी ह्यूमरस बाय कॉलिंग हिम ए सिली फेलो। अब 2 जवान सिंह उठे, तो उसमें से 2 यंग लायंस गॉट अप और 2 और चल दिए, एंड दे वेंट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा, इन ऑर्डर टू हंट फॉर द डियर और द जिराफ। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया। ताड़ लिया मींस दे अंडरस्टूड, ओके, उनको समझ में आ गया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, कि दैट दे आर द लायंस हैव स्पॉटेड देम। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। सो दे स्टॉप ग्रेजिंग, दे स्टॉप ईटिंग द ग्रास एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग ए लिटिल मोर अलर्ट, कि सिंह पीछे पड़ सकते हैं। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले। सो सम डियर वेंट वन साइड, मगर बाकी जहां के तहां टिटके खड़े रहे। सो दे केप्ट स्टैंडिंग एट द सेम स्पॉट, कहीं पर भी नहीं घूमे। बाकी हिरन टिटके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। तो wherever you run, the lion may come after you. So it's better to wait here and then run when the lion start running in your direction. Sahaj pravati means their innate nature. Okay, it means their basic nature. Innate nature means their basic nature.
शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, दैट दे हंट आफ्टर सनसेट। और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। सो इफ द डियर इज विद द ग्रुप इट विल नॉट बी हंटेड। लेकिन जो डियर पिछड़ जाता है, इज नॉट एबल टू रन एज फास्ट, दैट डियर गेट्स कॉट बाय द लायन। डियर वर अवेयर ऑफ दिस। अब ये बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे, गोले में क्यों खड़े थे। निरापद का मतलब है सेफ एंड सिक्योर। ओके, निरापद का मतलब है सेफ एंड सिक्योर। ओके, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। रक्तचाप का मतलब मेरा ब्लड प्रेशर। ओके, हिज बीपी वाज शूटिंग अप। ओके, सो अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। तो ही फेल्ट टेंस कि ये अभी हंटिंग के लिए जाएंगे। सो ही फेल्ट वेरी टेंस, हिज बीपी वाज गोइंग अप, उसको ऐसा लगा। तो ही डिसाइडेड कि मैं वापस घर की तरफ लौटता हूं, यानी कि जहां पर वहां ठहरे थे नैरोबी में। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। ओके, जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब तक वह सीमा तब तक वह रात के लगभग 10 बज रहे थे। यानी कि 5 बजे निकला, 5 घंटे का फ्लाइट था और 10 बजे मॉरिशस पहुंचे। BMOC इज द थिंग विच रन्स द एयरवेज। ओके, रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, रेन हो रहा था वहां पर मॉरिशस में। मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। पीपल वर देयर टू वेलकम देम। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर, समा मीन्स द सीन। ओके, द सीन एट द वेलकम एट द एयरपोर्ट देखकर वे भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वे छोटे पैमाने पर भारतीय है। तो वो स्वागत देख के मुझे पता चल गया कि हम जहां पर आए हैं ये भी एक तरह से मिनी इंडिया है। ओके, ये एक तरह का मिनी इंडिया है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। ये बेटा तुमने सोशल साइंस में पढ़ा था, मैंने बताया था पहले चैप्टर में। भूमध्य रेखा क्या होता है? भूमध्य रेखा होता है इक्वेटर। इक्वेटर कैसा होता है? ये गोल भूमि है तो ये होता है इक्वेटर, बताया था ना। और देशांतर रेखा इज द लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो 60 नंबर है उसके आसपास है। मॉरिशस इज समवेयर हियर। ओके, किंतु उसके पश्चिम की ओर बसा हुआ है। उसके पश्चिम मतलब ये लाइन यहां पर है तो उसके पश्चिम, लाइन के पश्चिम मतलब इट इज समवेयर ऑन टू द वेस्ट ऑफ द लाइन। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। सो इट इज ओनली 29/30 का डायमेंशंस ऑफ द एंटायर कंट्री। छूटकू सा कंट्री है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। ओके, सो द एंटायर उसका जो एरिया है, ओके, पूरा जो एरिया है दैट इज ओनली 720 स्क्वायर माइल्स। स्क्वायर किलोमीटर्स नहीं, स्क्वायर माइल्स। ये द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। यानी कि ये हो गया इंडियन ओशन। सो इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टार ऑफ द इंडियन ओशन ऑन दिस आइलैंड मॉरिशस। हिंद महासागर का इट इज लाइक अ पर्ल। ओके, मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। सो एनी पार्ट ऑफ मॉरिशस इज नॉट मोर देन 15 माइल्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी। ओके, द ओशन। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67%, क्या बोलते हैं, 65, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 67 को 68, 68, 67 को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। ओके, 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा कुछ 53% लोग हिंदू हैं। सो दिस इज द स्टेटिस्टिक। दीज मेनी, दैट इज 2 in every 3, 2
ये हो गया ना, 2/3 हो गया ना, 66 इज 2/3, सो 67% लोग भारतीय खानदान से हैं, सो 2/3 आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओके, हु केम फ्रॉम इंडिया, एंड 53% हिंदूस। मॉरिशस वे देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, पोर्ट LOUIS, ऐसे साइलेंट, को गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई हैं, ओके, सो द स्ट्रीट्स देयर आर नेम्ड आफ्टर बॉम्बे, हैदराबाद, कलकत्ता एंड मद्रास, मद्रास यानी कि पुराना नाम चेन्नई का, जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है, ओके, काशी यानी कि बनारस या वाराणसी। मॉरिशस वे देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस वे देश है जहां माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है, रिवाज मींस द ट्रेडिशन और हैबिट, ओके, ट्रेडिशन इज बेटर, ओके, ट्रेडिशन। क्योंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश यानी कि मैक्सिमम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है, सो हिंदी इज अंडरस्टूड एंड स्पोकन इन मॉरिशस। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, so people here speak French, that's the more cultural language, but their national language is English in Mauritius, मगर जनता वहां क्रेओल बोलती है। now क्रेओल क्या है? क्रेओल is their local language, which is a mix of different languages। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है, that क्रेओल is closer to French, जिस तरह भोजपुरी में कई सारे हिंदी के शब्द आते हैं, राइट, अगर आप हिंदी समझते हैं तो थोड़ी सी भोजपुरी भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है, राइट, तो लेकिन थोड़ी सी अलग है, उसी तरह से क्रेओल फ्रेंच से अलग है। और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा, कि क्रेओल के बाद मैक्सिमम लोग भोजपुरी में ही आपस में बातचीत करते हैं। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं, सो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड बोथ भोजपुरी एंड एबल टू कन्वर्स, टॉक इन भोजपुरी। यहां तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी खूब बखूबी बोलते हैं। वहां पे जो भी चीनी लोग वहां पर मॉरिशस में बसे हुए हैं वो भी भोजपुरी बोलते हैं। किंतु रवि किशन बहुत खुश होगा, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है, लेकिन ये जो भोजपुरी मॉरिशस में बोली जाती है वो भोजपुरी आपको सारण या शाहबाद, जो कि बिहार वगैरह के इलाके हैं, या उत्तरी उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो वाली भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं। संज्ञापद मतलब द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, नाउन्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। सो अगर आप सही भोजपुरी जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भोजपुरी जो मॉरिशस में बोली जाती है आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, ऊख का मतलब है गन्ना यानी कि शुगर केन, ओके, क्योंकि यूपी में भी काफी गन्ना उगाया जाता है, तो सेम थिंग वहां पर ले गए हैं। तो ऊख की खेती और उसके व्यवसाय मींस द वर्क को जो सफलता मिली है, द सक्सेस, भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। दैट द सक्सेस ऑफ द मॉरिशस इकोनॉमी इज बिकॉज ऑफ द इंडियन पीपल देयर। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, यानी कि मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। दैट इज ऊख मतलब गन्ने की उगाई होती है, शुगर केन से क्या मिलती है? चीनी मिलती है, राइट। ये चीनी चाइना की बात नहीं हो रही, ये पहला जो चीनी था यहाँ पे रहने वाले चीनी, ये चाइनीज की बात हो रही है, लेकिन यहां पर बात हो रही है चीनी यानी कि शुगर की। वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है, दिस देयर ओनली इंडस्ट्री। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते, इफ दे हैड नॉट गॉन टू दिस आइलैंड, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो गन्ने की खेती असंभव हो जाती। सो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू ग्रो शुगर केन हियर, और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं, सो शुगर मिल्स, शुगर फैक्ट्रीज वुड नॉट हैव बीन देयर। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। नाउ चिरायु मीन्स इटर्नल, लॉन्ग लिविंग, ओके, लॉन्ग लिविंग। प्राणवती का मतलब है लाइफ गिविंग, ओके, जीवन प्रदान करने वाली, ओके, प्राणवती जीवन प्रदान करने वाली।
किंतु मॉरिशस जाकर तो हमें पता नहीं चलता, यहाँ पे पता नहीं चलता अरे मॉरिशस ऐसा है, इस तरह का एक चैप्टर पढ़े तभी हमको पता चलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। प्राणवत्ता मतलब इट इज डिनोटिंग द क्वालिटी ऑफ हैविंग ए लाइफ फोर्स, कि हमारी संस्कृति से इट्स लाइफ गिविंग। ओके, तो उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सही लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। ओके, प्रलोभन मींस ऑफर्स टू टेम्प्ट, सो दैट देयर वर ऑफर्स टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, लेकिन वो नहीं किए, वे अपने धर्म पर अड़े रहे। दैट दे डिड नॉट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, दे रिमेन्ड हिंदूज, व्हिच इज व्हाई 53% आर स्टिल हिंदूज। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। सो दिस व्हिच द आइलैंड व्हिच दे वेंट, मॉरिशस, दे स्टूड देयर, दे डिड नॉट गेट टेम्प्टेड बाय एनी काइंड ऑफ ऑफर्स। प्रलोभन मतलब टेम्पटेशंस, उस पर पैसा हो या कुछ भी हो, वो नहीं गए, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया और हिंदू बने रहे। तो इस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आप एक मंदिर की तस्वीर वहां पर देख सकते हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है, यानी कि एक मंदिर। ओके, मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं। सो रामायण का पाठ होता है वहां पर। अथवा ढोलक और छाछ, ढोलक का मतलब ड्रम और छाछ का मतलब वो सिंबल्स होते हैं ना, झिंग टक टक जिग झिंग टक टक जिग, उस तरह का म्यूजिक जो बजता है ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे गोल काइंड ऑफ थिंग, दो गोल होते हैं ऐसे ऐसे, उन दोनों को बजाते हैं तो टंग टंग करके आवाज आती है। ढोलक तो आपको मालूम होगा ड्रम, पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों में, शिवालय इज अनदर फॉर्म ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरमई पाया। स्वच्छ का मतलब है नीट एंड सुरमई का मतलब है ब्यूटीफुल। ओके, दैट इट वाज वेरी नीट एंड ब्यूटीफुल। यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरमई बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखते हैं, तो उनका कहना है कि यहां से एक सीख लेनी पड़ेगी। यहाँ के जो मंदिर और जितने भी तीर्थ स्थान हैं वह काफी साफ सफाई रखी जाती है, लेकिन भारत के मंदिरों और जितने भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर इतनी साफ सफाई नजर नहीं आती है। तो इस बात को हमको अडॉप्ट करने की जरूरत है भारत के मंदिरों और तीर्थ स्थानों में भी। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है मतलब वाइडली प्रेवलेंट, दे आर प्रेवलेंट, दे आर फॉलोड। ओके, प्रेवलेंट मींस दे आर फॉलोड इन मॉरिशस ऑल्सो। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। सो द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट फॉलोड फेस्टिवल इन मॉरिशस इज शिवरात्रि, which comes in the month of February normally, sometimes March but mostly February। मॉरिशस के मध्य में एक झील है। नाउ देयर इज अ झील, झील मतलब एक लेक, एक पॉन्ड। झील वुड बी मोर ऑफ अ स्ट्रीम। ओके, जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया था, दैट दे आर लिंकिंग इट टू द परीज, द एंजल्स। ओके, और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है, तो इट इज नोन एज अ परी तालाब ऑल्सो। इफ यू सी, हमको पता चलता है ना कि जितने भी तालाब, वाटर बॉडीज होते हैं, उनको एक तरह से रिलीजियस सिग्निफिकेंस की तरह माना जाता है। तो उनका एसोसिएशन, जैसे गंगा, गंगा को एक देवी की तरह माना जाता है ना, तो उसी तरह से एक परी की तरह। सो देयर इज एसोसिएशन विद सम काइंड ऑफ एन एंजल। परी तालाब केवल तीर्थ नहीं है, इसका सिर्फ एक धार्मिक मतलब नहीं है, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। काफी लोग वहां पर पिकनिक बनाने के लिए भी जाते हैं, तो काफी सुंदर जगह है। किंतु वहां पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ साथ मांस मछली नहीं ले जाते, तो वहां पर नॉनवेज नहीं खाते हैं, ना अपवित्रता का वहां पर कोई व्यापार करते हैं। तो वहां पर किसी भी तरह का इलीगल काम भी, नॉन रिलीजियस काम भी वहां पर नहीं होता है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके, दे वेयर व्हाइट, श्वेत का मतलब व्हाइट, तो सफेद कपड़े पहनकर, धारण करके, पहनकर, कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर पूरी तालाब में आते हैं। ओके, कंधों पर कांवर मतलब एक कैनोपी की तरह। ओके, इट्स ए रिलीजियस प्रैक्टिस। यहां पर भी कांवर यात्रा होती है ना, उसी तरह से एक कैनोपी को शोल्डर पर रखकर निकलते हैं, तालाब पर आते हैं और परी तालाब पर जल भरकर अपने अपने गांवों के शिवालय को लौट जाते हैं। तो अपने अपने
गांवों में जो छोटे मंदिर या शिवालय जो भी होते हैं, वहां का पानी लेकर जाते हैं और वहां पर शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। तो वहां पर उस शिव की मूर्ति पर या शिवलिंग हो, वहां पर जल चढ़ाकर उसके बाद ही अपने घरों में जाते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना, कृत्य मतलब ये सारे काम, वो बड़ी ही भक्ति भावना, विद अ लॉट ऑफ भक्ति एंड पवित्रता एंड डूइंग विद अ लॉट ऑफ प्योरिटी, उससे ये पूरा काम करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती यानी कि व्हाइट धोती, ब्राइट धोती, उजली कमीज, ब्राइट शर्ट और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। ओके, हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, जो बच्चे हैं हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो धोती और कमीज पहनते हैं और गांधी टोपी भी पहनते हैं। लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है, बच्चों को भी पहननी पड़ती है। गांधी टोपी मालूम है ना कैसे होती है? परी तालाब आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा, जिनमें आपको नहीं पता है तो। इफ यू डोंट नो अबाउट द गांधी टोपी, जस्ट गूगल, यू विल नो व्हाट अ गांधी टोपी लुक्स लाइक। परी तालाब पर लगने वाला ये मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्म के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। सो काफी लोग, इवन इफ दे आर नॉट हिंदूज, द रिमेनिंग 47% नॉन हिंदूज इन मॉरिशस, वो भी परी तालाब आते हैं इस अनोखे और अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। तो ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ओके, ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। लेखक से परिचय, आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ये काफी प्रसिद्ध लेखक है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता थी भारत और भारत की संस्कृति, तो वो भारत और भारत की कल्चर के बारे में काफी लिखते थे। उनकी रचनाओं में वीरता, अबाउट करेज, ब्रेवरी, उत्साह, एंथुजियाज्म, देश प्रेम, पेट्रियोटिज्म का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वे भारत की गौरव गान यानी कि ही वुड राइट प्रेजिंग इंडिया, उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा, पड़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। तो ये उनकी 3 किताबों के नाम भी यहाँ पर लेखक से परिचय में लिखे गए हैं। तो इसके बाद अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, जिसके बारे में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। सभी प्रश्नोत्तर तो काफी सारे हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, अभी तक का मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। हिरण समूह में क्यों खड़े थे? भागने से उन्हें सिंह का आक्रमण का डर था, वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे? जी नहीं, वे बीच खड़े रहे असावधान जिराफ, जिसको कि बेवकूफ जिराफ कहा गया है, की रक्षा कर रहे थे? जी नहीं, सिंह उनसे उदासीन थे, अंततः उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो करेक्ट आंसर इज 1। मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, कैसे? गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है, अधिकतर जनसंख्या भारत में जाने वालों से थी। तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा और चौथा भी पढ़ लीजिए, लेकिन सेकंड वन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। लेट्स गो फॉर पंक्तियों पर चर्चा। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, यानी कि लाइफ गिविंग एंड इटर्नल, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो आप इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? आप इसके उत्तर में ये लिखेंगे कि जब हम भारत में होते हैं हमें इस बात का अनुमान नहीं लग पाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में कितनी फैली हुई है। हमें अंदाजा नहीं रहता है कि मॉरिशस जैसे एक छोटे द्वीप जैसे देश में इतने सारी संख्या में भारतीय वहां रहते हैं। सो मॉरिशस जाकर लेखक को इस बात का पता चला कि भारतीय संस्कृति काफी प्रचलित है उस देश में, उस छोटे से देश में। सोच विचार के लिए, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? मैंने पाठ पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि नेशनल पार्क का मतलब है कि वो अपने नेचुरल वातावरण में रहते हैं। ओके, कि जैसे जंगल में रहते हैं तो खुला रहता है, खुला मैदान रहता है जहां पर घास फूस रहती है, थोड़े से पेड़ रहते हैं, जबकि चिड़ियाघर में उनको पिंजरों के अंदर बंद किया जाता है। तो एक तरह से जो स्पेस है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, उतनी ज्यादा स्पेस नहीं रहती है, जगह नहीं रहती है। जबकि एक नेशनल पार्क में खुले मैदान में शेर, हिरन, जिराफ कहीं भी भाग सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ओके, एक आउटर बाउंड्री जरूर रहती है, ऐसा नहीं कि वो चलते चलते शहरों में पहुंच जाए। तो एक आउटर बाउंड्री रहती है, लेकिन आउटर बाउंड्री के भी
काफी दूरी पर रहती है, तो एक बड़ा सा मैदान मिलता है इन वन्य प्राणियों को। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। तो यहां पर इस बात को बताया जा रहा है कि जो शेर था, जो सीन था, वो किसी भी तरह से लोगों में, जो पर्यटक वहां पर उनके आसपास मोटरों में घेरे हुए खड़े हुए थे, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको आदत थी हर रोज इस तरह से बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर आते थे, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो एक तरह से एक बोरियत का नजारा था, उसको उसमें कोई दिलचस्पी, उन लोगों में दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया? तो लेखक के मन में यह विचार आया कि शायद इन सिंहों को हमारे में कोई रुचि नहीं होगी। जिस तरह की बात वो पेड़ पौधे और खरपात के बारे में समझते हैं कि उनकी तरफ तो देखते हैं, लेकिन हमारी तरफ तो उसने देखा भी नहीं, तो हमको उससे भी बदतर मानते हैं। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन कौन सा तर्क दिया गया है? तो इसमें तर्क यह दिया गया है कि तकरीबन 67% जो वहां की जनसंख्या है वो भारतीय मूल के लोगों की है। उसके साथ साथ वहां पर कई सारे मंदिर हैं, कई सारे भारतीय त्योहारों को वहां पर मनाया जाता है। वहां पर कई सारे जो जगह हैं उनको बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, काशी, कलकत्ता के नाम से रखा गया है। वहां पर गन्ने ऊख की उगाई होती है, जो कि एक भारतीय फसल है। तो इन सब चीजों को के चलते हम ये मान सकते हैं कि मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसे कैसे बना दिया? तो नाम, जैसे मैंने बताया, हैदराबाद, मद्रास, बॉम्बे, काशी वगैरह के नाम रखे गए वहां पर। काशी वहां पर एक मोहल्ले का नाम है। इसके साथ साथ कई सारे त्योहारों को, भारतीय त्योहारों को मनाया जाता है। वहां पर भोजपुरी में बात की जाती है, यहां तक कि चीनी लोग भी भोजपुरी में बात करते हैं। वहां पर कई सारे शिवालय और मंदिर हैं। तो एक तरह से भारतीय संस्कृति को वहां पर उसको गौरव के साथ देखा जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है। मैच द फॉलोइंग पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग, अरे बहुत सारे हैं, 9 है, इसको मेरे को छोटा साइज करना पड़ेगा और मैं याद रखूंगा इसको बड़ा वापस करने के लिए। ओके, अफ्रीका जो है ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ओके, ये वाला। नैरोबी ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। ओके, रक्तचाप ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ वाला हो जाएगा, थोड़ा नीचे कर देता हूं, फोर्थ वाला हो जाएगा BOAC, ये ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। BOAC का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन। तो फोर्थ का हो जाएगा छठा। भूमध्य रेखा, इसका हो जाएगा सातवां, ये पृथ्वी के चारों ओर वाला, ये सेवेंथ। देशांतर रेखा, सिक्स्थ का ऑप्शन हो जाएगा, इसका है नाइन्थ वाला, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसलिए मुझे मालूम है, नाइन्थ ऑप्शन। ओके, देन तुलसीदास, तुलसीदास कौन है? ये इसका हो गया दूसरा ऑप्शन, तो ये वाला है तुलसीदास वाला। ओके, इसका है सेवेंथ का सेकंड ऑप्शन। क्रेओल का है पांचवा ऑप्शन, ये दो भाषाओं के मिलने पर नई भाषा का नाम है, तो ये पांचवा ऑप्शन। और कांवर का करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, तो आठवां ऑप्शन। ओके, अब मैं इसको याद से बड़ा कर देता हूं, नहीं तो आपको पढ़ने में मुश्किल होगी। अभी यहां पर यात्रा वृतांत की रचना, इतने में से कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब दो जवान सिंह उठे और दो और को चल दिए, यानी कि दोनों दिशाओं में। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच चिपटा हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा, बिकॉज उसको हंटिंग करना था। ओके, इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो हम लेखक की आंखों से स्वयं वो दृश्य देख रहे हो, क्योंकि काफी रोचक तरीके से इस बात को लिखा है। मानो हम स्वयं ही उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं, यानी कि कीनिया में, जहां का वर्णन लेखक ने किया है। ये इस यात्रा वृतांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आप इस यात्रा वृतांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। जिस तरह से उन्होंने मॉरिशस में त्योहारों को, उस तालाब की बात की है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि हम उसी जगह पर हैं, जिस तरह से उन त्योहारों का, उस जगह का पूरा वर्णन किया गया है। तो आपको उसके बारे में लिखना है। आगे चलते हैं अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। मॉरिशस वो देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है, ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों
के नाम इस तरह से क्यों रखे होंगे? तो उनको अपने, एक कारण तो ये हो सकता है कि शायद क्योंकि काफी भारतीय संख्या वहां थी, तो भारतीयों का एक तरह से ये मत रहा होगा कि इसको मद्रास रखना है, इसको बॉम्बे रखना है, इसका नाम काशी रखना है, राइट? तो उस तरह से उनका एक मेजॉरिटी ओपिनियन रहा होगा, मत रहा होगा। दूसरी बात, अगर वो अपने जगहों का नाम, अपनी गलियों का नाम बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद जैसे रखते हैं, तो उनको अपने वापस घरों की याद कम आएगी। उनको लगेगा कि हम भी अभी भी हैदराबाद में, अभी भी हम मद्रास में ही रह रहे हैं। इससे एक तरह से अपनी मातृभूमि, जो आपका पहला चैप्टर था, उसके तरफ उनका प्रेम भी झलकेगा। और उससे एक फायदा मुझे लगा ये भी होगा कि मुझे लगता है कि अगर बॉम्बे एक जगह का नाम है, तो उसमें अधिकृत लोग शायद मराठी बोलने वाले रहते होंगे। अगर मद्रास नाम है तो वहां पर ज्यादा तमिलियंस रहते होंगे। अगर हैदराबाद नाम है तो वहां पर ज्यादा तेलुगुस रहते होंगे। तो उससे एक तरह से, कोलकाता है तो बंगाली रहते होंगे। तो मुझे लगता है कि उससे एक तरह की वहां के जो जनसंख्या है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको एक तरह से उसका पता लगाने में भी सहायता मिलती होगी। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। आपने पढ़ा कि कीनिया का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या उसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं, उन पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उनको बिल्कुल परवाह नहीं रहती है कि इतने सारे पर्यटक हमारी तरफ देख रहे हैं या हमारी तस्वीर खींच रहे हैं। तो उनको इस बात की आदत पड़ गई होगी कि हर रोज ही इतने सारे पर्यटक अलग अलग मोटर गाड़ियों में वहां पर आते हैं, झुंड में आते हैं और हम लोगों को देखते हैं। तो इसकी आदत पड़ गई होगी, इसीलिए वो एक तरह से उनकी परवाह नहीं करते थे कि ये रोज की बात हो गई होगी। तो उनकी तरफ से जो जिज्ञासा है सिंहों की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं रही होगी। हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। तो बेवकूफ शायद इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है क्योंकि शायद उसने सिंहों को नहीं देखा होगा। ओके, उसने नहीं देखा होगा, तो इस वजह से वो अपने आराम से, इसीलिए उसके लिए बेवकूफ शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। मॉरिशस के मध्य एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब ही क्यों पड़ा होगा? ओके, ये अनुमान से हम बता रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि जैसे मैंने एक पाठ में भी बताया था कि जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, इन सबको काफी पूजा जाता है। तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी नदियां हैं, तालाब हैं भारतवर्ष में, उनको एक तरह से देवी का दर्जा दिया जाता है। तो उसी तरह से तालाब को भी उस तरह का दर्जा मॉरिशस में दिया गया। और ये भी पाया गया है कि जो परी है, परी का मतलब इंग्लिश में होता है एंजल। ओके, तो एंजल का मतलब होता है समवन हु इज वेरी प्योर। तो एक तरह से उसको एक तरह की पवित्रता के रूप में देखा गया है इस नाम को देने की वजह से। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया है। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? क्योंकि गंगा सबसे प्रमुख नदी है भारत की, और चूंकि वहां पर एक मोहल्ले का नाम काशी भी है, तो ये एक तरह से सही बात बनती है कि एक जो तालाब है उसका नाम गंगा तालाब भी रखा जाए, ताकि उनको गंगा नदी की याद आती रहे और जब वे वहां पर डुबकी लगाएं तो उनको लगे कि जैसे गंगा में ही वो डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसी बात हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। शब्दों की बात, नीचे शब्दों से जुड़ी गई गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, पुस्तकालय, अपने शिक्षकों वगैरह से बात कर सकते हैं। हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। तो आपने देखा कि ये जो है, ये क्या है? ये है प्रोनाउंस। ओके, जिसको कि हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। हिंदी में, इंग्लिश में होता है ना, जैसे अगर आप बोलेंगे सुधीर, अब सुधीर को अगले सेंटेंस में फिर से सुधीर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ही। तो ही, ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया प्रोनाउन। उसी तरह से यहां पर जो ही है वो, उसको प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम हिंदी में। ओके, तो इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को, सो उन और वे जो हैं ये सर्वनाम है। तो इसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ओके,
कि हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते थे, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती थी। तो उन्हें यहां पर सर्वनाम है और उन्हें बता रहा है बच्चों को। ओके, बच्चों की तरफ देख रहा है। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे, तो ये वे जो है ये भारतीयों को कन्वे कर रहा है, तो वे हो गया सर्वनाम। ओके, तो इस बात की यहां पर बात की जा रही है, और ये तो हो गया संज्ञा शब्द। ओके, नाउ आपने इस यात्रा वृतांत में 3 देशों के नाम पढ़े, यानी कि भारत, कीनिया और मॉरिशस। अब आपको क्या काम करना है, आपको अपनी लाइब्रेरी में जाना है, वहां पर मैप जरूर होंगे, और उन मैप पर आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मॉरिशस कहां पर पड़ता है हिंद महासागर में, कीनिया कहां पर पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आप इन दिनों दोनों देशों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब पाठ से आगे की बात करते हैं। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप भी कभी भी नहीं भूल सकेंगे? तो आपको अपने जीवन में अभी पिछले 10-11 साल के जीवन में जो भी इस तरह का कोई अनुभव हो उसके बारे में बताना है। जैसे मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि जैसे मैं कभी जंगल गया, जंगल में मैं नक्सलियों से मिला जो कि आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज माने जाते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही रोचक घटना हुई थी बहुत साल पहले। जू में एक बाघ को, टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया गया था, तो हम सभी वहां पर थे। उसके ऊपर कुछ सर्जरी वगैरह कुछ होनी थी, तो उसको कुछ दवाई देनी थी। तो इतना बड़ा शेर, तो शेर को टच किया तो उसका जो स्किन है ना वो बड़ा, इट्स वेरी शार्प। तो आप उसको टच करेंगे तो वही लगता है कि बाई चांस ये उठ गया, उसकी जो बेहोशी की जो दवा उसको दी गई है इंजेक्शन से, कहीं वो कम हो गई, कहीं वो उठ गया, जस्ट सोचो क्या होगा। ओके, तो मैं और मेरा कैमरा पर्सन वही सोच रहे थे कि क्या होगा कि अगर ये बाई चांस उठ गया तो बड़ा, बहुत बड़ा शेर, बहुत बड़ा बाघ, टाइगर यहाँ पर हैदराबाद जू में। ये एक बड़ी रोचक घटना थी। हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। ओके, मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना, मालूम है आपको, लेकिन मुलाकात शब्द का भाव शेरों को पास से देखना। मुलाकात मतलब वहां जाके हैंडशेक, हाउ हेलो हाउ आर यू नहीं कहने का, दूर से देखेंगे, है ना, दूर से ही मुलाकात करेंगे। ओके, यानी कि अपनी आंखों से देखेंगे, दूर से देखेंगे, तस्वीरें खींचेंगे, राइट। तो उस तरह का की बात यहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मुलाकात के लिए। ओके, आपने किन किन पशुओं से बात की है, जैसे मैंने अभी आपको अपने बाघ की बात बताई, तो आप उसके बारे में आप बता सकते हैं। ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। अगेन ये पर्सनलाइज बात है, आप कह सकते हैं जैसे मेरे दादाजी डॉक्टर हैं, वो काफी, या मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, काफी लोगों की चिकित्सा करते हैं, मुझे उनके काम पर काफी गर्व है। उस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। ओके, देन कक्षा और घर की भाषाएं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना, मैं उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दूंगा। ये जो बाकी का जो एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स है ना, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप क्लास एक्टिविटी में जरूर कर सकते हैं। ये भाषाओं की बात हो रही है, आपको जो भी भाषा मालूम है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप कौन कौन सी भाषा समझ सकते हैं। जैसे मेरी बात करें तो मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को हिंदी आती है, मेरे को तमिल आती है, मेरे को मलयालम आती है। ओके, मेरे को तेलुगु आती है। ये 5 भाषाएं मुझे आती है। प्रशंसा या सराहना विभिन्न प्रकार से, तो ये सराहना करते हुए तालिका को पूरा कीजिए। तो आप सराहना कैसे करेंगे, आप अपना नाम लेंगे तो आप अपने बारे में क्या प्रशंसा करेंगे कि मैं काफी मेहनती लड़का या लड़की हूं। परिजन यानी कि आपके घर में जो हैं, कि मेरे पिताजी हर रोज सुबह काफी लोगों की काफी मदद करते हैं, उस तरह से लिख सकते हैं। शिक्षक, मैं जब भी पूछूं, शिक्षक काफी मेरे स्कूल में जो शिक्षक हैं काफी धैर्यता से मुझे हर मुश्किलों का सामना करने की सलाह देते हैं। तो आप इस तरह से उनकी प्रशंसा में बिना रिपीट किए कोई भी एक वाक्य लिख सकते हैं। ओके, सब्जी जैसे हुई टमाटर, मुझे टमाटर सब्जी काफी स्वादिष्ट लगती है, राइट, उस तरह से। पेड़ की छाया, मुझे आम के पेड़ के से आम के जो फल मैं गर्मी के दिनों में खाता हूं मुझे काफी स्वादिष्ट लगते हैं। तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है
इंफोग्राफिक्स है, यानी कि इंफोग्राफिक्स में आपको ये सूचना दी गई है कि ये 68% है। तो आपको जो भी जानकारी यहां पर मिल रही है उसको आपको आगे एक पैराग्राफ में लिख देना है कि आपको वही इंफॉर्मेशन को कि मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग 68% आबादी में हैं और ब्रिटिश शासक गन्ने की खेतों में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को वहां पर लेके गए थे, जिसकी वजह से भारतीय आबादी वहां पर ज्यादा है, कि इसी वजह से भारतीय की संस्कृति भोजपुरी गीतों और हिंदी फिल्मों का खास योगदान है। तो यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी गई है इसको आपको ये 5 पॉइंट जो दिए गए हैं यहां पर आपको एक पैराग्राफ में लिख देने का है। ओके, चलिए, ये हस्ताक्षर की बात है और आपको हस्ताक्षर आप कैसे करेंगे आप उसकी बात कर सकते हैं। ये पत्र की बात है, ये पत्र किसने लिखा है? ये पत्र दिनकर जी ने एक चतुर्वेदी जी को लिखा है। तो आप पत्र को पढ़िए और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि पत्र किसने लिखा है। पत्र लिखा है पत्र लिखा है रामधर सिंह दिनकर ने। ओके, फिर लिखा है पत्र किसे लिखा गया है? पत्र लिखा गया है चतुर्वेदी जी को। पत्र कब लिखा है? ये तारीख लिखनी है। ओके, पत्र का अंत कैसे किया है? आपका दिनकर लिखने से। ये पत्र किस स्थान से लिखा गया है? सफदरजंग लेन नई दिल्ली से लिखा गया है। तिथि मैंने बता दी, स्थान बता दिया। पत्र लिखने आपका शब्द, पत्र लिखने से पहले पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले आपका और उनके नाम से पहले उन्होंने मान्यवर, मान्यवर का मतलब है रेस्पेक्टेड। ओके, रेस्पेक्टेड चतुर्वेदी जी। उलझन सुलझाओ, तो ये समय का टाइम है कि ये बात मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त मैं बताना भूल गया, मेरी नजर से निकल गया कि वहां से नैरोबी से शाम को 4 बजे निकला। ओके, यहां पर लिखा है 5 घंटे का रास्ता। ओके, 5 आवर्स। तो पहुंचना कब चाहिए था? 9 PM, लेकिन पहुंचे कैसे? पहुंचे 10 बजे। कैसे? बिकॉज टाइम जोन, ये हमने सोशल साइंस में पढ़ा था कि जब आप टाइम जोन से ट्रैवल करेंगे तो हर 15 डिग्री के लिए आपका 1 घंटे समय आगे बढ़ेगा। तो चूंकि अफ्रीका से आप इंडियन ओशन की तरफ आ रहे हैं तो 15 डिग्री और है, तो इसकी वजह से जब तक वो रात को पहुंचे रात के 10 बज चुके थे। ओके, मैंने चैप्टर में ये बात को नजरअंदाज कर दिया, देखा नहीं, तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। नीचे 2 घड़ियां हैं कि चित्र दिए हुए हैं, तो एक तो है भारत की घड़ी, दूसरी है मॉरिशस की घड़ी। तो इससे साफ पता चलता है कि कितना समय हुआ है। भारत में हुआ है 5:20, यहां पर हुआ है 3:50। ओके, मॉरिशस का क्या समय है? 3:50। ओके, मॉरिशस और भारत के समय में कितने समय का अंतर है? 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का अंतर है। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में? ना, भारत ज्यादा ईस्ट में है, मॉरिशस यहां पर है, भारत यहां पर है, भारत यहां पर है, मॉरिशस यहां पर है। तो भारत ईस्ट में ज्यादा है, तो भारत में सूर्योदय पहले होगा। सो जिस समय भारत के दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय मॉरिशस की घड़ी में कितना होगा? सुबह के 10:30 बजे होंगे। ओके, तो यहां पर एक पहेली है, ये मुझे नहीं मालूम था, मैंने पीछे से देखा है, मुझे नहीं मालूम था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो वोकैबुलरी है, यानी कि ख की जगह आपको क डालना है, यानी कि जो भी शब्द है अगर ग होता तो ग की जगह ख डालना होता। ओके, तो ये है, तो इसका मतलब है मेरा भारत मेरा गौरव। ओके, इस पहेली का अर्थ ये है। तो इसके साथ हम इस चैप्टर के अंत तक पहुंच गए हैं, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अभी आखिरी चैप्टर है पेड़ की बात, जो कि काफी दिलचस्प है, जो कि आपके साइंस के चैप्टर से बिल्कुल मिला जुड़ा है। तो आपने साइंस पढ़ लिया तो वो चैप्टर पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि उसमें काफी कठिन शब्द है जिसका कि आपको अर्थ जानना काफी जरूरी है। तो मिलते हैं 13वें चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।